गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम के शाह क्लास में स्वागत है। ये आज फिजिक्स का तीसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग देखेंगे, इस तीसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के और 150 तक, यानी टॉप 50 क्वेश्चन जो है वो हम लोग इसमें कवर करेंगे, जो कि विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए, वो चाहे एसएससी हो या पीसीएस हो या आरओ हो या आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी टेट का एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। और इससे पहले जो है 50-50 क्वेश्चन के 2 लेक्चर आए हैं, तो जो लोग ना देखे हों उनकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं या चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि निम्न में से किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा ऐसा चीज है जिसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का प्रयोग जो है ये भूकंप की जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 101 का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है, सिस्मोग्राफ। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। जो द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं ये कलाई घड़ियों में या प्रदर्शन युक्त घड़ियों में या पॉकेट कैलकुलेटरों में या उपयुक्त सभी। तो जो द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं ये सभी में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही है, कलाई की घड़ियों में भी, प्रदर्शन युक्तियों में भी और पॉकेट कैलकुलेटर में भी। 102 के बाद 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट में दिया हुआ है जो कि यंत्र दिए हुए हैं, और सूची सेकंड में उस यंत्र से क्या किया जाता है ये दिया हुआ है। तो जैसे पहला दिया हुआ है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से क्या किया जाता है, तो इससे दोस्तों जो है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये ए का हो जाएगा 3। उसके बाद दूसरा कह रहा है इस फैगमोनोमीटर से, ये जिसे इससे क्या प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी बी का हो गया 4। उसके बाद कैरेटोमीटर का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है, तो कैरेटोमीटर का प्रयोग जो है सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो सी का हो गया 2। और उसके बाद में लक्स मीटर का जो प्रयोग होता है ये प्रकाश की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है, तो डी का हो गया फर्स्ट। और इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 यानी राइट ऑप्शन इसका जो है सी विकल्प सही है 103 नंबर क्वेश्चन का। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा यंत्र रक्तदाब मापन में प्रयुक्त होता है। तो रक्तदाब मापन में प्रयुक्त किया जाता है कौन से यंत्र का, तो ये यंत्र है इस फैगमोमैनोमीटर। इस फैगमोमैनोमीटर का जो प्रयोग है वो रक्त दाब मापन में प्रयुक्त किया जाता है। 104 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 105 नंबर कह रहा है कि रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम बताइए। तो रक्तदाब किसके द्वारा मापा जाता है, ये मापा जाता है इस फैगमोमैनोमीटर से। इस फैगमोमैनोमीटर से जो है ब्लड प्रेशर मापा जाता है, रक्तदाब नापने का यंत्र है। 105 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। 106 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि रक्तदाब मापन यंत्र कौन सा है, तो ये रक्तदाब मापन यंत्र जो है इस फैगमोमैनोमीटर है, अर्थात राइट ऑप्शन 106 का सी विकल्प सही है। 107 नंबर कह रहा है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप का जो प्रयोग है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपको बताना है कि कौन से सिद्धांत पर स्टेथोस्कोप काम करता है, तो ये काम करता है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत पर ये कार्य करता है स्टेथोस्कोप। तो 107 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट दिया है, तब सूची सेकंड दिया है। सूची फर्स्ट में कह रहा है कि एनीमोमीटर का जो प्रयोग है वह जो है वायु वेग मापने में किया जाता है, तो ए का हो गया 3। दूसरा कह रहा है भूकंप का जो प्रयोग है, जो दूसरा है सिस्मोग्राफ का जो प्रयोग है ये भूकंप को मापने में किया जाता है, तो बी का हो गया फर्स्ट। उसके बाद जो सी है बैरोमीटर का जो प्रयोग है वो प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने में, तो बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने में। और वायुमंडलीय जो हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर का जो प्रयोग है ये वायुमंडलीय जो है आर्द्रता मापने में प्रयोग किया जाता है, तो डी का हो गया 4। इस हिसाब से इसका अगर देखा जाए तो राइट ऑप्शन 3, 1, 2, 4 यानी डी विकल्प इसका सही है। उसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है, इसमें प्रयोग किया जाता है तो वृद्धि दर नापने में ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 109 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। उसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि आडोमीटर का प्रयोग वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, ये सही है, सही सुमेलित है। और ओंडोमीटर का जो प्रयोग है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है ऑडियोमीटर का प्रयोग ये ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है, यानी ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है ऑडियोमीटर से, भी सही है। लेकिन ए मीटर का जो प्रयोग है ये विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं है, तो जो सही सुमेलित नहीं है 110 का वो डी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। 111 नंबर कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है, अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन भी देखा है, तो ये है ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। 111 का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। जो पारा होता है, पारा का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो इसकी विशेषता है दोस्तों उच्च संचालन शक्ति की, तो उच्च संचालन शक्ति की विशेषता के कारण पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड किए गए क्वेश्चन हैं और अपकमिंग आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 113 नंबर कह रहा है कि सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है जो कि यंत्र दिया हुआ, सूची सेकंड इससे क्या जो है कौन किससे रिलेटेड है, तो लैक्टोमीटर का जो प्रयोग है ये दूध की जो है शुद्धता नापने का यंत्र है। लैक्टोमीटर के द्वारा ही दूध की शुद्धता मापी जाती है कि कितना इसमें पानी है और या कितना फैट है। दूसरा कह रहा है आमीटर का जो प्रयोग है, आमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा मापने में, तो अमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे विद्युत धारा मापी जाती है। हाइग्रोमीटर यंत्र का जो प्रयोग है इसका प्रयोग किया जाता है सापेक्ष आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। और वोल्टमीटर का जो प्रयोग है, वोल्टमीटर जो है ये विद्युत विभव नापने का यंत्र है। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 4, 1, 2, 3 यानी राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प सही है, 4, 1, 2, 3। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो दूध के घनत्व को जो मापने का यंत्र है वो है लैक्टोमीटर का जो प्रयोग है वो दूध के घनत्व को मापने का यंत्र है, यानी दूध के घनत्व को मापा जाता है लैक्टोमीटर से। 114 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प सही है। 115 नंबर कह रहा है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, तो दूध का जो अपेक्षित घनत्व है वो ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा, यानी 115 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, लैक्टोमीटर। उसके बाद 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फेथोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है, तो फेथोमीटर का जो प्रयोग है वह समुद्र की गहराई को नापने में प्रयोग किया जाता है। फेथोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। 116 नंबर का जो राइट ऑप्शन है
वह सी विकल्प सही है, समुद्र की गहराई। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप का जो प्रयोग है यह सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं जो होती हैं, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं के अध्ययन में माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। 117 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं। 117 नंबर के बाद में देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर जो बराबर होता है वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। अर्थात 118 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। और 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समय का मापक विज्ञान है। समय का जो मापक विज्ञान है वो है हारोलॉजी। हारोलॉजी के द्वारा ये समय मापक विज्ञान है। समय मापक विज्ञान कौन सा है? हारोलॉजी। 119 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ यंत्र दिए हुए हैं और एक तरफ उससे रिलेटेड जो है कौन यंत्र किस चीज को मापने में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे फायदोमीटर, फायदोमीटर का जो उपयोग है वह हम क्या करते हैं, फायदोमीटर का प्रयोग से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। तो ए का हो गया डी। उसके बाद में बैरोमीटर का जो प्रयोग है वो हम किस में प्रयोग करते हैं, तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है, यानी 2 का हो गया ए। और हाइग्रोमीटर का जो प्रयोग है वो हम कहाँ प्रयोग करते हैं, इसमें जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर का जो प्रयोग है हम बैरोमीटर के प्रयोग में करते हैं क्या, वायुमंडलीय दाब को मापने में। तो 2 का हो गया एक। और हाइग्रोमीटर जो है, हाइग्रोमीटर का जो प्रयोग है वो हम करते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में। तो 3 का हो गया बी। और अल्टीमीटर का जो प्रयोग है ये ऊंचाई मापने में किया जाता है। अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है। तो 4 का हो गया सी, 4 का सी हो गया और 3 का बी हो गया और 2 का ए हो गया और ए का हो गया 4। इस हिसाब से ये जो इसका राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। ए का डी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का सी। 120 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो फोनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वह जो है किससे मापने में किया जाता है। तो इसमें से ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई भी सही नहीं है जिसको मापने में फाइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है सेक्सटेंस प्रयुक्त होता है। तो एक सेक्सटेंस जो प्रयुक्त होता है वो वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक सेक्सटेंस प्रयुक्त होता है, ये वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने आप को आंकिए, परखिए, जांचिए कि कितने क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं। फिर 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन 123 का सी विकल्प सही है। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है। तो जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का जो उपकरण है वो है हाइग्रोमीटर। अर्थात 124 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है, हाइग्रोमीटर। 125 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 125 नंबर कह रहा है कि अपने भीतर ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको अपने भारित ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है। यह निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण है न्यूटन के प्रथम गति का नियम।
न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार ही ये जो है चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में जो है जो बल लगता है, वो कहता है कि अपने भारी ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है। तो ये जो बल है ये न्यूटन का प्रथम गति के नियम पर आधारित है। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुनामी किसके द्वारा नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो सुनामी भूकंप के द्वारा होती है, समुद्र तलीय भूस्खलन जब होता है उसके द्वारा होती है, ज्वालामुखी जब उद्गार होते हैं तब सुनामी आ जाती है, लेकिन प्रभंजन के द्वारा सुनामी नहीं आती है। तो राइट ऑप्शन 126 का ए विकल्प सही है। 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है। तो जो भूकंप अधिकेंद्र होता है ये उस स्थान के प्रत्यक्षता ऊपर बिंदु जहां भ्रंश क्षेत्र के साथ संविदारण होता है, अर्थात वह स्थान के प्रत्यक्षता ऊपर बिंदु पर जहां भ्रंश क्षेत्र के साथ संविदारण होता है वह भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। 127 का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, क्योंकि साइकिल और कारों में जो बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का जो प्रभावी क्षेत्र है वह घट जाता है, इसलिए साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है। राइट ऑप्शन 128 का सी विकल्प सही है। उसके बाद 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है, कार पर लगने वाला जो शुद्ध परिणामी बल है वो क्या होगा। तो सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से दौड़ रही है और कार पर लगने वाला जो शुद्ध परिणामी बल है वो चालन बल है जो कार की गति की दिशा में है, गलत है। प्रतिरोधक बल है जो कार की गति की विपरीत दिशा में, ये भी गलत है। और एक आनल बल है, ये भी गलत है। ये 0 के बराबर होगा, अर्थात 129 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। सॉरी, 130 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 130 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति एक लकड़ी की सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है, सीढ़ी कमरे के फर्श व ऊर्ध्व दीवार के बीच फिसलना शुरू करती है, पर ऐसा करते हुए एक ऊर्ध्व तल में जो है ही रहती है। फिसलती हुई सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति द्वारा अनुरेखित जो पथ होगा वो क्या होगा। तो एक सरल रेखा में होगा, नहीं। एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर होगा, ये भी गलत है। एक वृत्ताकार पथ पर होगा, अर्थात राइट ऑप्शन 130 का सी विकल्प सही है, एक वृत्ताकार पथ पर होगा। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में जो इसका भार होगा वो क्या होगा। तो जल में इसका भार जो है 0 होगा, यानी जल में जब ये डालेंगे तो इसका भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाहर निकालेंगे तो 200 ग्राम जरूर रहेगा, लेकिन जल में इसका भार 0 होगा। तो राइट ऑप्शन 131 का डी विकल्प सही है, 0। 132 नंबर कह रहा भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का जो आकार है वह हो जाएगा। तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की जो ज्वाला का आकार है वह गोलाकार हो जाएगा, अर्थात राइट ऑप्शन 132 का सी विकल्प सही है, गोलाकार। उसके बाद 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारहीनता होती है। तो भारहीनता जो है गुरुत्वाकर्षण की 0 स्थिति में होती है। भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की 0 स्थिति में होती है। 133 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का जो मुक्त पृष्ठ होगा वो कैसा होगा। तो जो तेल का मुक्त पृष्ठ होगा वह परवलयी वक्र के आकार का होगा, राइट ऑप्शन 134 का डी विकल्प सही है। उसके बाद 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या में 1% की कमी हो जाए,
तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो पृथ्वी के तल पर जो जी का मान होगा वह 2% बढ़ जाएगा। 1% या त्रिज्या कमी होती है तो पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा 2% बढ़ जाएगा। 135 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, 2% बढ़ जाएगा। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि एनसीईआरटी सार संग्रह पूरी बुक कंप्लीट हो गई है। सभी टॉपिक की अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। जो लोग एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइन ना देखे हों, चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही साथ घटना चक्र, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, या आधुनिक भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, प्राचीन भारत का इतिहास हो, सभी टॉपिकों की अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है और सारा कुछ जो है कंप्लीट है। आप चाहें तो वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये देख सकते हैं और एनवायरनमेंट भी देख सकते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा एक मैदान में ए तथा बी दो स्थित बिंदु है। ठीक है, एक मैदान है जहां पर दो बिंदु हैं, जैसे एक तरफ ए बिंदु है और एक तरफ बी है। एक साइकिल सवार सी ऐसा जाता है कि कोण एबीसी सदैव समकोण रहे। एक साइकिल सवार है जो ऐसा जाता है कि एक साइकिल सवार है जो इस तरीके से जाता है जो कि ए सी बी सदैव जो है समान सदैव समकोण रहे। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन एक सही है, ये आपको बताना है। तो साइकिल सवार का जो पथ होगा वह जब वृत्ताकार होगा तभी वो समकोण बनाएगा। तो साइकिल सवार का जो पथ होगा वो कैसा होगा? वो वृत्ताकार होगा। यानी 136 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा या अंदर के पहियों पर उल्टेगा, या बाहर की तरफ फिसलेगा या अंदर की तरफ फिसलेगा, यह आपको बताना है। तो इसमें देखिए, एक तो जब वो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो वो अंदर की पहियों पर उल्टेगा। तो एक तो दूसरा तो सही ही है। तीसरा है बाहर की तरफ फिसलेगा, और अगर फिसलना होगा तो वो बाहर की तरफ फिसलेगा। तो एक तीसरा ये है। तो 2 और 3 सही है, नहीं राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है। 137 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ये और दूसरा कारण आर दिया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नांशों का उत्तर देना है। तो इसमें जो दिया हुआ है, कह रहा है कोट जो दिया है ये आर दोनों से, आर ए की सही स्पष्टीकरण है, ये आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये सही है किंतु आर गलत है, और ये गलत है किंतु आर सही है। अब कथन देखते हैं क्या है। कथन नीचे दिया हुआ है, कह रहा है लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, सही है। कारण आर कह रहा है कि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, ये गलत है। लोहे का अपेक्षित घनत्व जो होता है वो पारे के अपेक्षित घनत्व से जो है इसमें कह रहा है अधिक होता है, तो ये गलत है, कम होता है। तो इसमें ए सही है किंतु आर गलत है, यानी राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है। 138 का सी विकल्प सही है। 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है, सही है। दूसरा कह रहा है हर आवर्तन में दोलन 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, तो ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं, ये गलत है। चौथा कह रहा है सामान्य दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, ये सही है। तो 1, 2 और 4 ये कथन आपके 139 के सही है, यानी 139 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरा को कारण आर। कथन ये कह रहा है कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया है, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण आर कह रहा है कि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो इसमें जो है कथन
आपका फर्स्ट भी सही है और कारण आर भी सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु जो कथन है वह कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन इसका जो है बी विकल्प सही होगा 140 का, राइट ऑप्शन बी। उसके बाद 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसकी पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है, ठीक है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा, तो अंतरिक्ष में जो है उसका भार क्या होगा? तो अंतरिक्ष में जो उसका भार होगा वो दोस्तों शून्य होगा। अंतरिक्ष में भार शून्य हो जाता है। तो पृथ्वी पर भार तो 62 किलोग्राम है और चंद्रमा पर भार लगभग 10 किलोग्राम होगा, लेकिन अंतरिक्ष में यदि देखा जाए तो अंतरिक्ष में उसका भार शून्य हो जाएगा। तो 141 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। 142 नंबर कह रहा है कि जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर हस्तांतरित किया जाता है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर हस्तांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा, राइट है, तथा जो द्रव्यमान होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन इसका 142 का डी विकल्प सही है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा लेकिन उसके जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन 142 का डी विकल्प सही है। 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, यानी जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार घट जाएगा, राइट। तो 143 का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। और जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे तो उसका भार जो है क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो 143 का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही। 144 नंबर कह रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगी, यानी वस्तु की मात्रा बदल दी जाए, बदलने पर क्या परिवर्तित रहेगा? तो घनत्व जो होगा उसका वो अपरिवर्तित रहेगा। राइट ऑप्शन 144 का डी विकल्प सही है, घनत्व। उसके बाद 145 नंबर क्वेश्चन करा कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो ये दोस्तों उसका आयतन जो होगा वो नहीं बदलेगा, बाकी घनत्व, द्रव्यमान और सांद्रता ये तीनों बदल जाएंगे। तो राइट ऑप्शन 145 का डी विकल्प सही है, जो है आयतन नहीं बदलेगा। उसके बाद 146 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ये कह रहा है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण आर कह रहा है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग जो होगा वह परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो ये जो है गलत है, यानी कथन गलत है और कारण सही है। राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही है, कथन जो है गलत है और कारण सही है। 146 का डी विकल्प सही है। उसके बाद 147 नंबर देखते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है, इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? तो यह बढ़ सकता है लुढ़क करके, अर्थात एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है तो वह लुढ़क कर धरातल पर एक निश्चित दूरी तक आगे बढ़ सकता है। राइट ऑप्शन 147 का डी विकल्प सही है। उसके बाद 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका जो वेग होगा वो क्या होगा? तो 3 सेकंड के बाद जो वेग होगा वो 9.8 × 3 अर्थात कितना हो जाएगा? 3 × 8 = 24 और 3 × 9 = 27 और 2 = 29 अर्थात 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी राइट ऑप्शन इसका 148 का सी विकल्प सही है, 29.4 मीटर प्रति सेकंड। 148 का सी विकल्प सही। उसके बाद 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 149 नंबर कह रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर परिणोद जो आवर्तकाल होगा वह क्या होगा? तो वह कम हो जाएगा। जब वो बैठकर झूल रही है उसके बाद जब खड़ी होकर के झूलेगी तो जो परिणोद आवर्तकाल होगा वह कम हो जाएगा। यानी राइट ऑप्शन 149 का ए विकल्प सही है। और 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
दिए हुए आरेख में कोई लड़का बिंदु O पर खड़ा है और वह एक गेंद को समान बल से 3 बार फेंकता है, परंतु हर बार वह गेंद को भूमि के सापेक्ष विभिन्न आंतियों पर प्रक्षेपित करता है। प्रक्षेप के परिणाम आरेख में आरेखित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्षण सार्थक है? तो ये निष्कर्षण, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें डी विकल्प इसका सही है कि प्रारंभिक जो है आनत जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक ऊंचाई प्राप्त होगी। यानी प्रारंभिक आनत जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक ऊंचाई प्राप्त होगी। 150 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। दोस्तों, ये अब तक के 3 लेक्चर में 50-50 क्वेश्चन करके ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने 101 से 150 तक के 50 प्रश्नों को कवर किए, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो दोस्तों, जो लोग पिछले वीडियो ना देखे हों, इसका जो है लिंक दे दूंगा, आप लिंक के जरिए देख सकते हैं। और बाकी सभी जीव विज्ञान पूरा कंप्लीट हो गया, 1500 प्रश्नों की जो है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के पूरे एक एक क्वेश्चन से लेकर के आप पूरे 1500 क्वेश्चन जो है जीव विज्ञान के, जो अब तक के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चन PYQ हैं, तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।